सैमुअल लिटिल पुलिस से अच्छी तरह वाकिफ था जब वे सितंबर 2012 में केंटकी के एक बेघर आश्रय में उसे गिरफ्तार करने पहुंचे। एक पेशेवर अपराधी लिटिल बचपन से ही कानून तोड़ता आ रहा था। जो शुरुआत छोटी-मोटी चोरी और जबरन घुसपैठ से हुई थी, वो जल्दी ही अपहरण, हमला और आखिरकार हत्या तक पहुंच गई। कई अपराधियों की तरह, जिन्होंने अपराध की दुनिया में कदम तब रखा था जब डीएनए तकनीक अभी अपने शुरुआती दौर में थी, वो ये नहीं जान सकता था कि ऐसी फॉरेंसिक तकनीकें उसकी बर्बादी का कारण बनेंगी। कैलिफोर्निया पुलिस ने नशे के आरोप में डीएनए लिया, तभी वो सीरियल किलर के रूप में पहचाना गया। अपनी मौत से पहले लिटिल ने 35 सालों में 93 लोगों की हत्या करने का कबूलनामा किया था। लेकिन लिटिल असल में कौन था और वो अमेरिका के सबसे डरावने हत्यारों में से एक क्यों बना? इस डॉक्यूमेंट्री में हम सैमुअल लिटिल के डरावने मामले की जांच करते हुए इन सवालों और अन्य पहलुओं का पता लगाने की कोशिश करेंगे, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे अधिक लोगों की हत्या करने वाला सीरियल किलर था। सैमुअल लिटिल का जन्म 7 जून 1940 को जॉर्जिया के रेनॉल्ड्स शहर में हुआ था, जो अटलांटा से लगभग 60 मील दक्षिण में है। उनका असली नाम सैमुअल मैकडॉवेल था। 1940 में रेनॉल्ड्स की आबादी सिर्फ 871 लोगों की थी और इसके कई नागरिक स्थानीय रेल यार्ड में काम करते थे। लिटिल की मां बेसी में लिटिल उनके जन्म पर सिर्फ 16 साल की थीं। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने बेटे को जेल में जन्म दिया था। लेखिका गिलियन लॉरेन अपनी किताब बिहोल्ड द मॉन्स्टर फेसिंग अमेरिकाज मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर में बताती हैं, जिसे उन्होंने लिटिल की मौत से पहले उनके साथ किए गए विस्तृत इंटरव्यू के आधार पर लिखा था कि बेसी मे ने अपनी मां की मदद से घर पर ही बच्चे को जन्म दिया था। वो प्रसव बहुत कठिन और खतरनाक था और बेसी मे ने लिटिल को तब छोड़ दिया जब वो अभी शिशु ही था। इसके बाद लिटिल का पालन पोषण उसके दादा दादी हेनरी और फैनी मैकडॉवेल ने ओहायो के लॉरेन शहर में किया। सभी के अनुसार बेसी में और लिटिल के 19 वर्षीय पिता पॉल मैकडॉवेल कभी भी एक साथ नहीं थे और लिटिल के जन्म के पहले या बाद में शादी नहीं की थी। लिटिल को यही बताया गया कि वह अपने दादा दादी का सबसे छोटा बेटा है। जब उनके जैविक पिता 1945 में युद्ध से लौटे तो उन्होंने शादी की और 7 बच्चे हुए। लिटिल मानते थे कि वे उनके सौतेले भाई बहन नहीं बल्कि भतीजे भतीजियां हैं। लिटिल की जिंदगी आसान नहीं थी। हालांकि उनके दादा दादी उन्हें प्यार करते थे, उनके अपने बच्चे ज्यादातर बड़े हो चुके थे और वे एक नवजात की देखभाल करने के लिए खुद को ढालने में संघर्ष कर रहे थे। अपनी युवावस्था में वह अक्सर गलत साइज के कपड़ों में परेशान रहता था और अपना ज्यादातर समय भूखा ही बिताता था। अधिकांश मैकडॉवेल बच्चे, जिन्हें वह भाई बहन मानता था, लिटिल को पसंद नहीं करते थे और उसके साथ जितना करते थे उससे कहीं बेहतर व्यवहार अपने बच्चों के साथ करते थे। स्कूल में वह एक कमजोर और उदासीन छात्र था। हालांकि उसने तुरही बजाना शुरू किया था, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला। बताया जाता है कि वह बेसबॉल खेलने के लिए उत्सुक था, लेकिन कभी भी समय पर अभ्यास के लिए नहीं पहुंचता था और जल्दी ही यह मौका भी उसके हाथ से निकल गया। कहा गया है कि बचपन में लिटिल का उसके चाचा ने यौन शोषण किया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह एक बार हुआ या पूरे बचपन में चलता रहा। जब वह सिर्फ 8 साल का था, लिटिल ने अपना आपराधिक करियर शुरू कर दिया था। उसने पड़ोस की गाड़ियों के बोनट खोलना शुरू कर दिया, उनकी बैटरियां निकालकर उन्हें 75 सेंट में बेच देता था। उसे इस समय महिलाओं और लड़कियों की गर्दनों में रुचि होने लगी थी। बाद में उसने बताया कि स्कूल में एक दिन जब उसने अपनी किंडरगार्टन टीचर को गर्दन छूते देखा
तो पहली बार उसे इरेक्शन हुआ। गर्दनों के प्रति उसका फेटिश उसे जल्दी परेशान करने लगी। 2012 में गिरफ्तारी के बाद लिटिल ने पुलिस को बताया कि उसने सपना देखा था कि वो अपनी सहपाठी को मार रहा है, जिसने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी गर्दन सहलाई थी। फिर किशोरावस्था में वो एक ट्रू क्राइम मैगजीन देख रहा था जब उसने एक फोटो स्प्रेड देखा जिसमें एक गला घोटी गई युवती को दिखाया गया था। इसके बाद उसने उस फोटो को अपनी दीवार पर टांग दिया और टिप्पणी की कि 18 साल की उस लड़की की गर्दन बहुत खूबसूरत थी। 1954 की शुरुआत में 13 साल की उम्र में लिटिल को साइकिल चोरी करते पकड़े जाने पर लैंकेस्टर ओहायो के पास स्थित बॉयज इंडस्ट्रियल स्कूल नामक सुधार गृह भेजा गया। उसे उसके दादा दादी के नाम के तहत सूचीबद्ध किया गया था और उसकी बुकिंग कार्ड पर उसकी मां का पता अज्ञात बताया गया था। सुधार गृह में छात्रों का दिन पढ़ाई और श्रम में बराबर बांटा था। बच्चे छात्रावास जैसी कुटियों में रहते थे, न कि कोठरियों में, जिनकी देखरेख बड़े लड़के करते थे और नस्ल के आधार पर उन्हें अलग किया जाता था। स्कूल ने खुद को खुली व्यवस्था के विचार पर स्थापित बताया। बच्चे लगभग स्वतंत्र रूप से रहते थे और आत्मनिर्भर थे। वे संपत्ति पर स्थित खेत में उगाई और काटी गई फसलों से खाना बनाते थे। वे खुद खाना बनाते और कपड़े सिलना व मरम्मत करना सीखते थे। स्कूल ने लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, जूता बनाना और दर्जी जैसे रोचक व्यावसायिक अध्ययन भी कराए। वह सुरक्षा गार्ड नहीं थे, सिर्फ बड़े लड़कों को हाउस पेरेंट्स कहते थे। पाठ्येतर गतिविधियों में बॉक्सिंग और ड्रिल टीम थी। छात्रों का लक्ष्य था कि वे कम से कम अनुशासनात्मक रिपोर्ट्स पाएं और अच्छे व्यवहार के लिए अंक पाएं। जितना अच्छा व्यवहार, उतनी जल्दी घर जा सकते थे। हालांकि लिटिल ने जल्दी ही खुद को एक शरारती के रूप में स्थापित कर लिया। वह जवाब देता था और झगड़ों में पड़ जाता था और इसके परिणाम स्वरूप उसे अक्सर खेत के काम पर लगा दिया जाता था। शिक्षकों ने समझ लिया कि 13 साल का ये लड़का न इनाम से प्रेरित होता है, न सजा से डरता है। खराब व्यवहार के बावजूद उसे 15 साल की उम्र में 19 महीने सुधार गृह में रहकर रिहा कर दिया गया। इसी दौरान उसे पता चला कि उसके माता पिता असल में उसके दादा दादी हैं और पॉल उसका पिता है, न कि बड़ा भाई। सुधार गृह छोड़ने के बाद लिटिल ने अपनी विनाशकारी आपराधिक राह पर चलता रहा। 1957 में 16 साल की उम्र में जब उसने एक ड्राई क्लीनर में घुसकर 2 सूट और एक टोपी चुरा ली, तो इस घटना के बाद उसे ओहायो स्टेट सुधार गृह में 17 महीने की सजा सुनाई गई। यह एक साथी कैदी ने उसकी बॉक्सिंग ट्रेनिंग में मदद की। वह 6 फीट का, तेज और ताकतवर था, अभी वयस्क नहीं था, फिर भी डरावना था। वो मशीन और मशीन गन कहलाने लगा। कैद के दौरान ही लिटिल ने अपनी कला में रुचि भी खोजी। एक कैदी ने उनसे लड़ाई सिखाने को कहा। बदले में वह कैदी लिटिल को ड्रॉ करना सिखाएगा। जब तक वो जेल से बाहर आया, वो एक उभरता हुआ कलाकार और एक उभरता हुआ फाइटर बन चुका था। अगले कुछ वर्षों तक लिटिल को कानून से और भी परेशानी हुई। 1965 में 25 साल की उम्र में पैरोल पर रिहा होकर वो दादा हेनरी के साथ लॉरेन के स्टील प्लांट में काम करने लगा। हालांकि उसे ये नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने चुपचाप सब सहा और सही समय का इंतजार करता रहा, इस उम्मीद में कि उसकी फाइटिंग करियर जल्द ही उड़ान भरेगी। ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच उसकी मुलाकात शादीशुदा जैकी पेलरिन से हुई। बाद में अपनी शादी और रिश्तों पर सोचते हुए लिटिल ने कहा कि वो महिलाओं की गर्दन देखकर ही यौन रूप से उत्तेजित हो जाता था, जो अधिकांश महिलाओं से अलग था। हालांकि उसने कहा कि आखिरकार वह उनकी गर्दन की तरफ देखना ही छोड़ देता था ताकि वो कभी भी उस महिला को चोट न पहुंचाए जिससे वो प्यार करता था। इसी कारण जैकी के साथ और बाद में उसकी गर्लफ्रेंड्स के साथ भी लिटिल की सेक्स लाइफ फीकी रही। 1960 के दशक के अंत में एक महिला पर हमला करने और उसका लगभग गला घोटकर मार डालने की कोशिश करने के बाद लिटिल और उसकी पत्नी मियामी फ्लोरिडा गए, जहां बेसी में रह रही थी। बेसी में ने जब सुना कि उसका बेटा जेल में है, तो उसने लिटिल को पत्र लिखकर अपने बोर्डिंग हाउस में कमरा ऑफर किया। यह भी ज्यादा दिन नहीं चला। वे जल्द ओहायो लौट आए, जहां हमले के मामले में लिटिल अब भी वांछित था। आरोप तो खारिज हो गए, पर जैकी तलाक की अर्जी दे चुकी थी। अगले कुछ सालों में लिटिल ने और भी घुमंतू जीवन शैली अपना ली।
वो अलग अलग राज्यों में घूमता रहा और कब्रिस्तान कर्मचारी जैसे मामूली काम करता रहा। जैसे जैसे उसकी यात्राएं बढ़ीं, उसका कानून से टकराव भी बढ़ा। उसे 8 राज्यों में गिरफ्तार किया गया, जिनमें शराब पीकर गाड़ी चलाना, धोखाधड़ी, दुकानों से चोरी, वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना, हथियारबंद डकैती, बलात्कार और गंभीर हमला शामिल थे। 1975 तक उसे 11 अलग-अलग राज्यों में 26 बार गिरफ्तार किया जा चुका था। मैरी ब्रोसली 33 वर्ष की थीं, बोस्टन मैसाचुसेट्स की विवाहित मां थीं और 2 बच्चों की मां थीं। उन्हें परिवार ने जून 1970 में आखिरी बार देखा था, जब उन्होंने बताया कि वो पामर से बोस्टन लौट रही हैं। 1970 की न्यू ईयर ईव पर मायामी के एक बार में वो लिटिल से मिली। दोनों ने बातचीत शुरू की और साथ में कुछ ड्रिंक की। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने लिटिल को बताया कि उसने अपना गृह राज्य छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसके परिवार ने उसकी शराब पीने की समस्या को लेकर उसका सामना किया था। वो अपनी शादी और बच्चों समेत सब कुछ छोड़कर कुछ तलाशने निकली थी, हालांकि उसे खुद नहीं पता था क्या। आखिरकार उसने लिटिल के साथ ड्राइव पर जाने के लिए हामी भर दी। दोनों यूएस 27 पर एवरग्लेड्स की ओर गाड़ी चलाते हुए एक सुनसान जगह पर रुके। जांचकर्ताओं के मुताबिक मैरी लिटिल की गोद में बैठी उसकी चेन से खेलने लगी। तभी लिटिल ने उसे पकड़कर गला दबाने लगी। उसने उसकी लाश को उथली कब्र में दफना दिया। लिटिल बाद में एफबीआई को बताएगा कि यह उसकी पहली हत्या थी। उसने एक टेक्सास रेंजर से कहा, यह ड्रग्स जैसा था, मुझे यह पसंद आने लगा। मैरी का शव लगभग 23 दिन बाद मिला था, हालांकि उसकी पहचान 2000 तक नहीं हो पाई थी। 2017 में जब डेंटल रिकॉर्ड्स के जरिए उसका नाम फिर से पता चला, उसकी मौत तुरंत वर्गीकृत नहीं हुई थी, लेकिन 1982 में मामला फिर से दर्ज कर उसे हत्या माना गया। लिटिल को गला घोटने और हस्तमैथुन करने वाला हत्यारा कहा जाता है, क्योंकि वो शिकारों का गला घोटने के बाद उनकी लाशों पर हस्तमैथुन करता था। लिटिल की सभी पीड़ित महिलाएं थीं, जिनमें से कई कमजोर थीं, और उसकी कबूल की गई 93 हत्याओं में करीब 68 पीड़िताएं अश्वेत थीं। हालांकि उसने कभी-कभी अन्य नस्लों के लोगों की भी हत्या की थी। उसकी कुछ पीड़िताएं सेक्स वर्कर थीं, कुछ नशे की लत में थीं या बस गरीबी में जीवन बिता रही थीं। कुछ का परिवार नहीं था और कई मानसिक रूप से विकलांग थे। उसकी कम से कम एक पीड़िता एक ट्रांसजेंडर महिला थी। उसकी कई पीड़िताओं की पहचान आज भी नहीं हो पाई है और कई के शव अब तक बरामद नहीं हुए हैं। मैरी रॉसली की हत्या के महीनों बाद लिटिल क्लीवलैंड ओहायो लौट आया। 28 मई 1971 को उसे पेट्रोल पंप लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और सितंबर में जेल में रहते हुए अप्राकृतिक यौन संबंध व गंभीर हमले का और आरोप लगा। लूट के वक्त लिटिल के साथ उसकी प्रेमिका लूसी माडेरो भी मौजूद थी। वो घटना की गवाह थी और अपने प्रेमी के खिलाफ गवाही देकर कम सजा चाहती थी। ऑरेलिया जीन डोर्सी को लूसी की योजना का पता चला और उसने लिटिल को बताने का निर्णय लिया। हालांकि लिटिल के पास जीन की बात मानने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वो इस महिला को जानता नहीं था। फिर भी उसने उसकी बातों पर भरोसा किया और जल्द ही उसे पता चला कि जो कुछ उसने बताया था वो सच था। मार्च 1972 में लूसी ने लिटिल के खिलाफ गवाही दी, लेकिन जीन की वजह से लिटिल पूरी तरह तैयार था, जिसने उसकी ओर से गवाही दी थी। अंत में उसे बरी कर दिया गया। मुकदमे के बाद जीन और लिटिल एक जोड़ा बन गए। वह उससे करीब 27 साल बड़ी थीं और उसने कहा था कि वह सुंदर नहीं थीं, फिर भी उनका रिश्ता सही चला। बताया जाता है कि जीन दुकानों से चोरी करके दोनों का खर्च चलाती थीं और लिटिल को भी चोरी का सामान बेचना सिखाया। क्योंकि लिटिल अब भी एक घुमंतू जीवन जी रहा था और ज्यादा समय तक कोई ठीक ठाक नौकरी नहीं कर सकता था, इसलिए चोरी का सामान बेचना ही वो तरीका था जिससे ये जोड़ा अपना गुजारा करता था। इसी दौरान फैनी मैकडॉवेल का निधन हुआ। एक साल बाद 1973 में एसी में का भी निधन हो गया। जीन लिटिल के साथ 1988 में उनकी मृत्यु तक रही। इस जोड़ी ने अमेरिका भर में घूमते हुए अपने लिए उपयुक्त रूटीन अपना लिया था। वे सस्ते मोटेल में आराम करते,
लिटिल जीन को सुलाता और फिर अंधेरे में बाहर निकल जाता, अपनी हत्याओं भरी जिंदगी जारी रखने को तैयार। 1971 और 1972 के बीच ऐसा माना जाता है कि लिटिल ने 4 और महिलाओं की हत्या की थी। लिटिल ने कुछ पीड़ितों की हत्या कबूल की और उनके चित्र भी बनाए, हालांकि पुष्टि नहीं हुई। 1971 में मियामी में उसने करीब 22 साल की अश्वेत महिला लिंडा की हत्या की। इसके बाद उसने लगभग 18 साल की एक ट्रांसजेंडर महिला की हत्या की, जिसे मरियान या मरियान के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि वह एक बार में लिटिल से कई बार मिली थी। फिर उसने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। घर पर उसने देखा कि उसकी शेविंग फोम खत्म हो गई है, तो लिटिल ने सुझाव दिया कि वे बाहर जाकर कुछ खरीद लें। एक कैन खरीदकर उसने मरियान को हाईवे 27 पर उत्तर की ओर ले गया। उसने दावा किया कि वह एवरग्लेड्स की ओर गया और एक कच्ची सड़क पर मुड़ गया जो एक दलदल या नदी की ओर जाती थी, और उसने उसका शव घने कीचड़ भरे पानी में घसीट दिया। मरियान का शव नहीं मिला और उसकी पहचान अब तक नहीं हुई। कुछ समय बाद लिटिल ने एक अज्ञात अश्वेत महिला पर हमला किया जो शायद वायुसेना से जुड़ी थी, और उसकी हत्या कर दी। 1972 में उसने प्रिंस जॉर्ज काउंटी मैरीलैंड में एक अज्ञात श्वेत महिला की भी हत्या की। वो लगभग 20 से 25 साल की थीं और संभवतः मैसाचुसेट्स से थी। वो पीड़िता का एक स्केच बनाने में सक्षम था, लेकिन उसका नाम अभी भी अज्ञात है। लिटिल ने 93 हत्याओं का कबूलनामा किया। पुलिस ने 60 को उससे जोड़ा, लेकिन 2012 में गिरफ्तारी के वक्त उस पर सिर्फ 8 मामलों में आरोप लगे थे। इन 8 हत्याओं में पहली अक्टूबर 1982 में हुई थी, जब 32 वर्षीय एनी ली स्टीवर्ट का गला लिटिल ने सिंसिनाटी ओहायो में घोंट दिया। उसका शव ग्रोव सिटी के जंगल में दफनाया गया था। 1984 में उसने 21 साल की मैरी जो पेटन की बार में मिलने के बाद हत्या कर दी। लिटिल बाद में उसे एक सुनसान फैक्ट्री में ले गया, जहां उसने उसका गला घोंट दिया और उसकी लाश को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उसके अवशेष उसी साल जुलाई में मिले, उसकी मौत के कुछ महीनों बाद। 1987 की गर्मियों में 41 वर्षीय कैरोल लिंडा एल्फोर्ड की लाश कैलिफोर्निया के एलए में एक गली में मिली थी। उसके कपड़े कमर से नीचे उतारकर पीटा गया, लेकिन मौत गला घोंटने से हुई। अगस्त 1989 में लिटिल ने 35 वर्षीय ऑड्री नेल्सन एवरेट की लाश एलए के एक नाइट क्लब के पीछे छोड़ दी थी। कैरोल एल्फोर्ड की तरह ऑड्री भी कमर से नीचे नग्न थी और गला घोंटने से पहले उसके सिर पर वार किए गए थे। उसकी त्वचा पर रोड बर्न के निशान और रीढ़ की हड्डी टूटने समेत कई चोटें थीं, जिससे पता चलता है कि मरने से पहले उसे किसी खुरदुरी सतह पर घसीटा गया था। अगले महीने 46 वर्षीय ग्वाडालूपे अपोडाका का शव एक सुनसान ऑटो रिपेयर शॉप में मिला, जब एक लड़के ने खिड़की से झांककर अवशेष देखे। पता चला कि हत्यारे ने उसकी छाती पर घुटना रखकर गला घोंट दिया, जिससे उसे दौरा पड़ गया। वह भी पिछली 2 पीड़ितों की तरह कमर से नीचे नग्न थी। अगले साल 28 जुलाई को 30 वर्षीय जेना मैरी जोन्स, जो महीने की शुरुआत में मेम्फिस टेनेसी से गायब हुई थी, उसकी लाश अरकानसस में मिली। एक मछुआरे ने उसकी लाश मिसिसिपी नदी किनारे पाई। लिटिल के इकबालिया बयान में उसने कहा कि जेना करीब 28 या 29 साल की सेक्स वर्कर थी, जिसे उसने मेम्फिस के एक होटल से उठाया था। उसने अपनी कार में गला घोंटा और अरकानसस की नदी में फेंक दिया। जेना की आखिरकार 2022 में पहचान हुई। आखिरी 2 पीड़ित जिनकी हत्या का आरोप लिटिल पर लगा, वे रोज इवांस और डेनिस क्रिस्टी ब्रदर्स हैं। अगस्त 1991 में क्लीवलैंड में 32 वर्षीय रोज की हत्या हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिटिल ने रोज को लिफ्ट देने की पेशकश की थी और अपनी गाड़ी में उसका गला घोंट दिया था। फिर उसकी लाश को एक खाली जगह पर फेंक दिया था। वहीं डेनिस भी 32 साल की थीं और 2 बच्चों की मां थीं। फरवरी 1994 में ओडेसा, टेक्सास में वे मृत मिले। 1 माह पहले उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट हुई थी। ऐसे कई कबूलनामे भी हैं जो लिटिल ने किए हैं, जिनमें पीड़ितों की अभी तक किसी भी शव या लापता व्यक्ति के मामलों से पहचान नहीं हो पाई है। लिटिल के मुताबिक 1982 की शरद में उन्होंने न्यू ऑरलियंस में एक अश्वेत महिला से मुलाकात की। वह महिला 30 से 40 साल की उम्र के बीच थी। उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 8 इंच से 5 फीट 9 इंच थी और उसका वजन करीब 160 पाउंड था। वह बटन वाली ड्रेस में थी और उसके बाल मध्यम लंबाई के थे।
उसने दावा किया कि वे एक क्लब में मिले थे जहां वो एक जन्मदिन की पार्टी में शामिल हो रही थी और उसने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की थी जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। लिटिल को याद है कि वो महिला अपनी बीमार मां के साथ रहती थी और उसने उसे घर की चाबी दी थी। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं था। आखिरकार लिटिल ने उस महिला को एक जंगल वाले इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश वहीं छोड़ दी। 2 साल बाद एलए में लिटिल ने एक अश्वेत महिला का गला घोट दिया जो छोटी और भारी थी। इसके बाद उसने आइदस के पास एक सर्विस रोड पर लाश के साथ यौन शोषण किया, फिर उसकी लाश को आधी पहाड़ी तक घसीटकर छोड़ दिया। 1984 में लिटिल लॉरेन सिनसिनाटी जाते समय एक सुनहरे बालों वाली हिप्पी जैसी श्वेत महिला को देखना बताया। उसने बताया कि वह करीब 25 साल की थी। उसकी लंबाई 5 फीट 6 से 5 फीट 7 इंच और वजन 130 से 170 पाउंड था। महिला ने लिटिल से कहा कि उसे अपनी मां के पास मायामी, फ्लोरिडा जाने के लिए लिफ्ट चाहिए। हालांकि कोविंगटन, केंटकी के इलाके में लिटिल ने एक कच्ची सड़क पर अपनी कार को पहाड़ी के ऊपर ले गया, जहां उसने अपनी कार की पिछली सीट पर उस महिला का गला घोट दिया। उसने उसके शव को वहीं छोड़ दिया और वहां से चला गया। 1993 में उसने करीब 40 साल की एक और अश्वेत महिला का गला दबाया। उसने बताया कि वह महिला लगभग 5 फुट 5 इंच लंबी थी। उसका वजन 110 से 120 पाउंड था और वह लंबा विग पहनती थी। हालांकि उसके असली बाल छोटे थे। लिटिल को याद था कि उस महिला का 19 से 23 साल के बीच का बेटा था और उसने लास वेगस, नेवादा के एक मोटल में उसका गला घोंटा था। हत्या के बाद वो शहर के बाहरी इलाके में सुनसान सड़क पर गया और शव को ढलान से नीचे फेंक दिया। जांचकर्ताओं ने कहा है कि संभवतः उसका शव कभी नहीं मिला है। लिटिल ने बताया कि 1992 या 1994 में लिटिल रॉक और कैंसस में उसने 24 वर्षीय अश्वेत महिला की गला घोंटकर हत्या की थी। उसने उसका कद करीब 5 फीट 5 से 7 इंच और वजन लगभग 200 पाउंड बताया। उसने बताया कि वो कई दिन उसके साथ रहा और दोनों ने दुकान से चोरी की थी। शायद उसका नाम रूथ था। महिला की हत्या कर उसने लाश मक्का के खेत के पास छोड़ दी। अंतिम श्वेत महिला, जिसकी पहचान या पुष्टि नहीं हुई, को लिटिल ने 1996 में एलए में मारा था। उसने उसका कद 5 फीट 1 इंच और वजन 110 पाउंड बताया। खाली घर के बाथरूम में उसकी हत्या करने के बाद उसने उसके कपड़े उतारे और शव के साथ यौन शोषण करने की कोशिश की। हालांकि वो ऐसा करने में असमर्थ रहा। वह उसके शव को बाथटब में बैठा छोड़कर वहां से भाग गया। पेट्रोल पंप डकैती के मामले में लिटिल को बरी किए जाने के बाद उसने फिर से अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 11 सितंबर 1976 को एक महिला एक घर के दरवाजे पर गई और बार बार उस पर दस्तक दी, मदद की गुहार लगाई। वो कमर के नीचे बिना कपड़ों के थी। उसके हाथ बिजली के तार से पीछे बंधे थे। पुलिस को जल्द ही मौके पर बुला लिया गया। महिला, जिसकी पहचान प्रीमेला के स्मिथ के रूप में हुई, ने अधिकारियों को बताया कि उसे सेंट लुइस, मिसौरी में लिटिल ने उठाया था और उसने एक भयानक आपबीती का वर्णन किया जिसे उसने सहा, जहां लिटिल ने उसे एक बिजली के तार से पीछे से गला घोटा और उसे अपनी कार में जबरदस्ती डाला, जहां उसे बेहोश होने तक पीटा गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। 36 वर्षीय लिटिल अधिकारियों को घटनास्थल के पास अपनी गाड़ी में मिला। उसकी कार में पामेला के गहने व कपड़े थे। उसने महिला के साथ बलात्कार करने से इनकार किया, ये दावा करते हुए कि उसने केवल उसकी पिटाई की थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः बलात्कार की नीयत से हमला करने का दोषी पाया गया। सजा के बावजूद उसे केवल 3 महीने की जिला जेल हुई। आधुनिक समय के जांचकर्ता मानते हैं कि लिटिल को शायद पामेला की जीवन शैली के कारण कम सजा दी गई थी। उसकी फाइल में लिखा था कि उसे हेरोइन की लत थी और कोर्ट में पेशी के वक्त वो भरोसेमंद नहीं थी। 1980 के शुरुआती दशक में लिटिल के लिए मामले वाकई बढ़ गए, कम से कम कानून से उसकी मुठभेड़ों के मामले में। अक्टूबर 1982 में 22 वर्षीय सेक्स वर्कर मेलिंडा लैप्री पास्कागोला मिसिसिपी से गायब होने के बाद गला घोटकर मृत मिली। उसे सितंबर में आखिरी बार देखा गया था जब वह एक स्टेशन वैगन में चढ़ रही थी, जिसे एक ऐसे आदमी द्वारा चलाया जा रहा था जिसकी पहचान गवाहों ने सैमुअल लिटिल के रूप में की। मेलिंडा के अवशेष मिलने के 1 महीने बाद
लिटिल को उसकी हत्या और 2 अन्य सेक्स वर्कर्स पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि निराशाजनक रूप से एक ग्रैंड जूरी ने उस पर आरोप तय करने से इनकार कर दिया। जांचकर्ताओं के अनुसार आज 2 कारणों से मामला रुका। पहली बात यह थी कि मौत का सटीक समय निर्धारित करने में कठिनाई थी, जबकि दूसरी बात यह थी कि जूरी सदस्यों ने गवाहों को, जिनमें से कई सेक्स वर्कर थीं, अविश्वसनीय माना। रिहाई के बाद भी लिटिल पर दोबारा आरोप लगे। 26 वर्षीय मानसिक रूप से विकलांग पैट्रिशिया एन माउंट की नग्न और घायल लाश खेत में मिलने पर उसे फ्लोरिडा प्रत्यर्पित किया गया। गवाहों ने देखा कि पैट्रिशिया एक आदमी के साथ शराब पी रही थी, जिसे उन्होंने लिटिल के रूप में पहचाना, और आखिरी बार उसे उसी की कार में चढ़ते हुए देखा गया था। ये वही लकड़ी की पैनल वाली स्टेशन वैगन थी जिसे गवाहों ने मेलिंडा लाप्रिक्स केस में भी पहचाना था। गेंसविल सन के अनुसार एक फाइबर विश्लेषक ने बताया कि पैट्रिशिया के कपड़ों पर मिले बाल लिटिल के सिर के बालों से मेल खाते हैं, लेकिन विश्लेषक ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि अगर 2 लोग आपस में टकरा जाएं, तो बालों का स्थानांतरण संभव है। जनवरी 1984 में एक जूरी ने अभियोजकों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की निराशा के बावजूद लिटिल को पैट्रिशिया की हत्या से बरी कर दिया। उन्होंने 30 मिनट में विचार विमर्श किया। लिटिल की आजादी थोड़े समय के लिए थी। अक्टूबर 1984 में वो फिर से पुलिस हिरासत में था। सैन डिएगो में उस पर 2 सेक्स वर्कर्स की हत्या की कोशिश का आरोप लगा, जिन्हें लिटिल ने सिर्फ 1 महीने के अंतराल में सड़क से उठा लिया था। दोनों महिलाओं को उसी सुनसान गंदे मैदान में ले जाया गया, उन पर हमला किया गया और गला घोट दिया गया। पहली महिला 22 वर्षीय लॉरी बर्रास को कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया और मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया, लेकिन वो बच गई। दूसरी महिला लिटिल की कार के पीछे बेहोश मिली और उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामलों की एक साथ सुनवाई हुई, पर जूरी नतीजे पर नहीं पहुंची। लिटिल ने गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने और गैरकानूनी कैद के काम आरोप में दोषी कबूल कर लिया। उसे 4 साल की सजा मिली थी, लेकिन 2 साल 6 महीने बाद फरवरी 1987 में पैरोल पर रिहा किया गया। इसके बाद वो एलए गया, जहां उसने कम से कम 10 महिलाओं की हत्या कबूल की, जिसमें कैरोल एल्फोर्ड, ऑड्री निल्सन और ग्वाडालुपे अपोडाका के लिए दोषी ठहराया गया। 1991 में लिटिल को लोरेन, ओहायो में सिगरेट का पैकेट चुराने और घटनास्थल से भागने की कोशिश में किसी को चोट पहुंचाने के बाद डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 2006 तक उसके खिलाफ 7 राज्यों में चोरी, दुकानों से चोरी, संपत्ति की चोरी और शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे कई मामले दर्ज हुए। उसकी आखिरी हत्या 2005 में हुई थी, जब उसने मिसिसिपी के टुपेलो में नैन्सी कैरोल स्टीवंस नाम की एक महिला का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। 2 साल बाद उसे एलए में कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जुर्म कबूल किया। हालांकि वह अदालत द्वारा आदेशित पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, इसलिए उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया गया। कई सालों तक लिटिल पुलिस से बचता रहा, लेकिन सितंबर 2012 में केंटकी के लुइसविल के एक बेघर आश्रय गृह तक उसका पता लगाया गया, जब उसने पास की एक दुकान के एटीएम का इस्तेमाल किया था। कुछ ही समय बाद उसे कैलिफोर्निया प्रत्यर्पित कर दिया गया, ताकि वो उस ड्रग्स के मामले का सामना कर सके जिससे वो भाग गया था। 5 सितंबर 2012 को गिरफ्तारी के बाद लिटिल का डीएनए लिया गया। जल्द ही पता चला कि उसका संबंध एलए में ग्वाडालुपे अपोडाका, ऑड्री एवरेट और कैरोल एल्फोर्ड की हत्याओं से था। 7 जनवरी 2013 को उस पर इन 3 हत्याओं का आरोप लगा, जबकि उसने इन महिलाओं को पहचानने से इनकार किया, भले ही उसका डीएनए उनकी लाशों से मिला था। जल्द ही जांचकर्ताओं ने घोषणा की कि लिटिल की 1970, 80 और 90 के दशक में हुई दर्जनों हत्याओं के सिलसिले में जांच की जा रही है, जिससे मेलिंडा लाप्रिक्स केस को भी फिर से खोला गया और पास्कागोला में दोबारा जांच की गई। संक्षिप्त मुकदमे के बाद लिटिल को कैरोल एल्फोर्ड, ऑड्री एवरेट और ग्वाडालुपे अपोडाका की मौतों में प्रथम श्रेणी हत्या के 3 मामलों में दोषी पाया गया और उसे बिना पैरोल के 3 लगातार उम्रकैद की सजा सुनाई गई। उसके खिलाफ भारी सबूत थे, फिर भी उसने बेगुनाही का दावा किया, लेकिन इस बार उसके पास भागने की जगह नहीं थी।
2018 में लिटिल ने डेनिस क्रिस्टी ब्रदर्स की हत्या स्वीकार की। अगले साल उसने 4 और महिलाओं की हत्या का दोष कबूल किया। एनी स्टीवर्ट, मैरी जो पेटन, रोज इवांस और जेना जोन्स, जो उस समय तक अज्ञात थीं। उसे लगातार 4 और उम्र कैद की सजाएं मिली। लिटिल ने अपनी सजा कैलिफोर्निया स्टेट प्रिजन, लॉस एंजलिस काउंटी में 30 दिसंबर 2020 को अपनी मृत्यु तक काटी। उसकी मौत का कारण सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन बताया गया कि सीरियल कातिल की सेहत जेल में आखिरी सालों में बहुत खराब हो गई थी। उसे डायबिटीज, दिल की समस्याएं और अन्य बीमारियां थीं। वह व्हीलचेयर पर था। वह 80 साल का था। लिटिल ने 2018 तक अपनी बेगुनाही बनाए रखी, जो उसकी मौत से 2 साल पहले था, जब उसकी मुलाकात टेक्सास के रेंजर जेम्स हॉलैंड से हुई, जो पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ थे। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने दोषी के साथ दयालुता दिखाई और उससे वैसे ही बात की जैसे कोई अपने दोस्त से करता है। वे अपने परिवारों और खेलों के बारे में चर्चा करते थे, और जब भी हॉलैंड मिलने आते थे तो वे लिटिल के लिए उसका पसंदीदा नाश्ता लाते थे। हॉलैंड हमेशा लिटिल को सैमी कहकर बुलाते थे, जो एक प्यार भरा उपनाम था जो लिटिल के परिवार ने उसे बचपन में दिया था। हत्यारे ने रेंजर पर भरोसा करना शुरू कर दिया और बाद में स्वीकार किया कि उसने 84 हत्याओं के बाद गिनती करना बंद कर दिया था, लेकिन यह भी बताया कि इसके बाद निश्चित रूप से और भी हत्याएं हुई थीं। हॉलैंड अंततः 18 महीनों में 650 घंटों की पूछताछ के दौरान लिटिल से 93 कबूलनामे जुटाने में सक्षम हुए। लिटिल ने जांचकर्ताओं को पीड़ितों की पहचान करने में मदद के लिए उनके चित्र बनाने शुरू किए। अधिकारियों के अनुसार लिटिल को अपनी हत्याओं की बेहद सटीक याददाश्त थी। वह हमेशा अपने पीड़ितों का वर्णन करने में सटीक रहता था और हर तरह की बातें याद रख सकता था, जैसे उनके परिवार के सदस्यों का जिक्र, या वे कौन से कपड़े पहने हुए थे, या उनके शरीर पर कौन से निशान थे, और भी बहुत कुछ। एक पुलिस सार्जेंट ने कहा, इतने समय बाद भी उसकी कुछ बातों में स्पष्टता डरावनी है। उसे नाम चेहरे याद रहते हैं। लेकिन कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने यह भी कहा है कि लिटिल ने अपने अपराधों के बारे में बात करते समय कभी भी पछतावे के कोई संकेत नहीं दिखाए। वो हत्याओं के बारे में बहुत सपाट ढंग से बात करता था और कभी-कभी उन पर हंस भी देता था। कई बार वह इतनी तेजी से उत्सुकता में बोलता कि अधिकारी उसकी बातें समझ नहीं पाते थे। उसने हॉलैंड से कहा था कि एक पीड़िता अपनी जान के लिए लड़ रही थी और मैं अपनी खुशी के लिए लड़ रहा था। एलएपीडी के कोल्ड केस डिटेक्टिव टिम मार्शिया ने कहा, चाहे आप विश्वास करें या नहीं, अपने करियर में आप कुछ ही बार असली बुराई को देखते हैं। उसकी आंखों में देखकर मैं कहूंगा कि वो शुद्ध बुराई थी। जांचकर्ताओं ने इस सीरियल कातिल को करिश्माई साइकोपैथ बताया, जो अपने शिकारों को गला घोंटकर मारने से पहले पीटता था। उसने इतनी जोर से मुक्का मारा कि जब उसने अपनी एक शिकार के पेट पर मारा तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसके शुरुआती मुकदमे में अभियोजन ने कहा कि लिटिल पूरी तरह यौन प्रेरित था, और कई जांचकर्ताओं ने बताया कि वो बलात्कारी कहे जाने से नफरत करता था, क्योंकि उसके अनुसार स्तंभन दोष के कारण वो बलात्कार कर ही नहीं सकता था। फिर भी अधिकारियों को लगता था उसने कोशिश की थी और कुछ मामलों में शिकारों के साथ बलात्कार भी किया था। एलए काउंटी की अभियोजक बेथनी सिल्वरमैन ने यह देखा कि उसे यौन संतुष्टि गला घोंटने के दौरान ही मिलती थी। एलएपीडी की डिटेक्टिव मिट्जी रॉबर्ट्स ने 2013 में स्टार एडवर्टाइजर को बताया था कि सैमुअल लिटिल इतने लंबे समय तक बचता रहा, इसका एक कारण उसका घुमंतू जीवन शैली थी, जिसकी वजह से वो खास तौर पर यादगार नहीं था। रॉबर्ट्स ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो लोगों को ज्यादा याद रहता था। ध्यान देने योग्य है कि लिटिल का आपराधिक रिकॉर्ड 100 पन्नों से लंबा है, जिसमें 56 साल में 24 राज्यों में किए गए अपराध दर्ज हैं। लगभग 100 बार गिरफ्तार होने के बावजूद उसने 10 साल से कम समय जेल में बिताया और हर बार रिहा होते ही फिर हत्याएं करता था। अभियोजक बेथ सिल्वरमैन ने बताया कि देश भर की विभिन्न एजेंसियों ने इस मामले में लापरवाही बरती, जो कि शायद कम कहना होगा। लिटिल की 93 कबूल की गई हत्याएं गैरी रिजवे, टेड बंडी और जॉन वेन गैसी जैसे कुख्यात सीरियल किलर की हत्याओं से कहीं ज्यादा हैं। अपनी हत्याओं के बारे में बात करते हुए लिटिल ने कहा,
मुझे नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति था जिसने वो किया जो मुझे करना पसंद था। मुझे लगता है मैं दुनिया में अकेला हूं, और ये कोई गर्व की बात नहीं, ये एक अभिशाप है। ये नकारा नहीं जा सकता कि लिटिल के लगातार हत्या करते रहने की बड़ी वजह वो महिलाएं थीं जिन पर उसने हमला किया। गरीब, असुरक्षित, काली महिलाएं, जिन्हें याद करने वाला कोई नहीं था और जिनका कामकाज और जीवन शैली जोखिम भरे थे। पुलिस, जूरी और अदालतें उन्हें सहानुभूति के लायक नहीं मानती थीं। अपराध विशेषज्ञ स्कॉट बॉन्ड ने कहा कि अगर ये महिलाएं अमीर गोरी सोशलाइट्स होतीं तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी खबर होती। लेकिन उसने ऐसे लोगों को नहीं चुना। लिटिल ने खुद भी एक बार इस बात को स्वीकार किया था जब उनसे पूछा गया कि वो इतने लंबे समय तक अपने अपराधों से कैसे बचते रहे। पीड़ितों की तलाश में जिन इलाकों में वह घूमता था, जहां गरीबी, हत्या और नशे की लत आम थी, उसके बारे में उसने जवाब दिया, मैं अपनी दुनिया में जा सकता हूं और जो चाहूं कर सकता हूं। मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं जाऊंगा।